बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो आपको 2020, 2019, 2018, 2017 समर और ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये सब आपको विंटर समर से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा खासा मटेरियल है। पास पेपर्स की प्रैक्टिस वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको इन पेपर्स में से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो और आप कुछ देखना चाहें तो इसको ज़रूर रेफ़र करें इस मटेरियल को। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से करते हैं। अ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 कि एक पार्टनरशिप जो है उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से प्रॉफिट आपने अर्न किया $240,000। बैंक इंटरेस्ट पेएबल के बैंक का इंटरेस्ट पेएबल है कि एक्रू तो हो गया है लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो पार्टनर्स के कैपिटल हैं उस पर आपने इंटरेस्ट दिया। ड्राइंग्स पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए $50,000 की ड्राइंग ली और पार्टनर्स की जो सैलरीज हैं वो $45,000 की बनती हैं। What is the residual balance of profits to be apportioned between the partners कि ये बताएं रेजिडुअल प्रॉफिट ये सब कुछ करने के बाद में कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा जो पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रेजिडुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर से अब ये जो बैंक इंटरेस्ट है ये ड्यू हो गया है, आपने पेमेंट नहीं करी, इसको माइनस करते हैं। 240,000 में से 21,000 को माइनस कर दें, 219,000 आपका बनता है। इसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली ये भी आप माइनस करते हैं क्योंकि पार्टनर्स को ये बटेगा। वो रेजिडुअल प्रॉफिट पूछ रहा है तो उससे पहले की जितनी चीज़ें हैं वो आप बांट दें। 204,000 आपके पास ये बचते हैं। तो इसमें से ड्राइंग को आप कुछ नहीं कीजिएगा क्योंकि ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट के अंदर या कैपिटल के अंदर डायरेक्ट जाके माइनस करेगा। तो इसलिए उसको जब प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आप अपोर्शन कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, तो उसके अंदर ड्राइंग को नहीं लेते हैं। अलबत्ता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो प्लस कर लेते हैं प्रॉफिट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं, हमने कर दिया, और पार्टनर्स की सैलरीज को भी माइनस करते हैं। तो ये 45,000 ये माइनस कर दें तो 159,000 आपका बचता है। और ये 159,000 आप देख रहे होंगे चॉइस आपकी सी का जो है, आपका सी जो है उसमें 159,000 आपको दिए हुए हैं। तो 16 जो क्वेश्चन है उसकी जो राइट चॉइस है फिर सी चॉइस बनती है $159,000। 17 में आते हैं, विच अकाउंटिंग एंट्री कुड रिकॉर्ड द इशू ऑफ बोनस शेयर्स के बोनस शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कैश के अंदर डिविडेंड नहीं देते बल्कि शेयर्स के अंदर जो है आप डिविडेंड देते हैं। और नॉर्मली जब शेयर्स के अंदर डिविडेंड देते हैं तो उसको या तो जर्नल रिज़र्व से भी पेमेंट कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम से भी कर सकते हैं और रिटेन अर्निंग से करते हैं। तो ये तीन जो चीज़ें हैं इनसे आप बोनस इशू जो है अपना कर सकते हैं। और एंट्री क्या पास करते हैं, इन तीनों को डेबिट कर देते हैं और जो आपका शेयर कैपिटल है उसको क्रेडिट कर देते हैं। आप ये देखें इसके अंदर से क्या दिया हुआ है, बैंक को डेबिट ये नहीं करते, या तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे या शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे या रिटेन अर्निंग को, ये आप याद रखिएगा। तो देखें जनरल रिजर्व ये डेबिट है और जनरल रिजर्व यहाँ भी डेबिट है, लेकिन जनरल रिजर्व डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट ये आपकी बी जो चॉइस है उसके अंदर दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया आपने, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बोनस इशू जो है वो इस तरीके से होता है, बोनस जिसे हम बोनस शेयर्स भी कहते हैं। ये शेयर प्रीमियम डेबिट तो होता है, क्रेडिट नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। और ये जो शेयर कैपिटल डेबिट ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो इसका मकसद है 17 की जो राइट चॉइस बनती है वो बी चॉइस बनती है। ये तीन बातें याद रखिएगा कि बोनस शेयर्स का मकसद क्या है कि डिविडेंड हम दे रहे हैं लेकिन शेयर्स की सूरत में दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और वो तीन जगहों से हो सकता है, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। इनको डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आते हैं। 17 आपने देख लिया कि 17 की बी चॉइस हो गई आपकी। 18 के अंदर आ जाएं। 18 में कहता है फ्रॉम विच अकाउंट्स
कैन ए कंपनी पे डिविडेंड्स के किस अकाउंट से कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आप जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्या होता है कि जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं उसकी आपने रिवैल्यूएशन कराई है, तो उस रिजर्व्स को नॉर्मली आप नॉन करंट एसेट्स की फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और शेयर कैपिटल तो इटसेल्फ शेयर कैपिटल है, वो डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो 1 और 2 जो आपकी राइट चॉइस बनती है 1 और 2 बनती है। और 18 का आप देख रहे होंगे कि ए चॉइस के अंदर 1 एंड 2 दिया हुआ है, तो 18 जो है उसकी राइट चॉइस आपकी ए बनती है 1 एंड 2। और 3 जो है मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हम इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू की फ्लक्चुएशन के अंदर ही इसको प्लस माइनस कर रहे होते हैं। और शेयर कैपिटल भी नहीं करते। शेयर कैपिटल तो जनरेट होता है, तो वो डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डिविडेंड इशू करने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, या फिर रिजर्व आपके पास रखे हुए हों। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आते हैं, कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को ये डेटा है, 10% डेवेंचर है। 2020 हम 2016 के अंदर बैठे हुए हैं। जो कंपनी ने प्रोवाइड्स करा है फॉलोइंग डेटा ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का मकसद है 2020, ये नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी हो गई, डेवेंचर जिसमें हम 10% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। बैंक लोन 2017 के अंदर पे होना है, और 2017 का मकसद है विद इन, ये हमसे पूछता क्या है, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एट 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो आपसे पूछ रहा है। तो ये 2017 के अंदर जो पे करनी है वो 31 दिसंबर 2016 का मकसद है 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है। और वो लाइबिलिटी जो 12 विद इन ईयर पे हो उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी। अलबत्ता 2018 के अंदर जो बैंक लोन पे करना है ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। हर वो लाइबिलिटी जो आफ्टर 1 ईयर आपको पे करनी हो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो क्योंकि हम बैठे हुए हैं 31 दिसंबर 2016 को, और 2017 में जो बैंक लोन पे होगा विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा, इसीलिए देखिए मैंने करंट लाइबिलिटी लिखा है। और ये 2018 का मकसद है मोर देन 12 मंथ्स के बाद पे होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है आपकी। बैंक में आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, तो इसका मकसद है आपके पास जो नॉन करंट लाइबिलिटी हैं वो 2 बनती हैं। एक तो ये 200,000 जो आपने देखा डिबेंचर था, और एक बैंक लोन है 10,000 का। तो 210,000 बनते हैं ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और 210,000 बी चॉइस के अंदर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी बी चॉइस जो है वो फिर राइट चॉइस है। और क्यों है, बड़ा सिंपल, हमने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कोई कैलकुलेशन ऑफ विच रेशो डजेंट इंक्लूड रेवेन्यू, कि कौन सी रेशो ऐसी है जिसमें रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रॉस मार्जिन के अंदर तो रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फार्मूला यही होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप रख देते हैं रेवेन्यू के बगैर ग्रॉस प्रॉफिट आपका नहीं निकलेगा। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके अंदर आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल 100,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, और रेवेन्यू आपका 500,000 है, तो आप इसको क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, रेवेन्यू को नीचे रखेंगे। 100,000 को डिवाइड किया 500,000 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, यू गेट 20%। तो इसका मकसद है रेवेन्यू जो है उसकी ज़रूरत ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यू ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मार्कअप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्कअप के लिए यह होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को नीचे रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप नीचे रख देंगे, तो फिर डेफिनेटली, बल्कि नहीं, आप क्या करेंगे कि मार्कअप कैलकुलेट करेंगे। तो मार्कअप के लिए आप क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को नीचे रखेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। तो देखिए इसके अंदर फिर रेवेन्यू की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्कअप जो है वो कॉस्ट से रिलेट करता है। और नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला तो बड़ा सिंपल है कि आपको पता है कि रेवेन्यू को हम ऊपर रखते हैं और एवरेज नॉन करंट एसेट्स को नीचे रखते हैं। तो ये इसके अंदर भी रेवेन्यू आएगा। प्रॉफिट मार्जिन के अंदर तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि प्रॉफिट को आप ऊपर रखेंगे और रेवेन्यू को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इसका मकसद है 3 रेशो ऐसी हैं जिसके अंदर A C D, इसके अंदर रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कअप वाला जो बी चॉइस है आपकी, जिसका फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फिर राइट चॉइस हो गई 20 के अंदर बी हमारी, और रीज़न मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। ब्रॉडशाह डजेंट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रॉडशाह के पास नहीं होती। सिंगल एंट्री नॉर्मली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि अकाउंटेंट्स को रख सकें। तो वट एवर इन्फॉर्मेशन दे है, हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट इस्तेमाल करके जो मिसिंग फिगर्स होती है उसको निकाल सकते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द ईयर, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई है, मार्कअप दिया हुआ है, कैश सेल्स दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट आर द टोटल सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, के टोटल सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालें। देखिए टोटल सेल्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, मार्कअप दिया हुआ है, तो ये 750,000 का 20% आप निकाल लें। ये 150,000 आते हैं। 150,000 के अंदर 750,000 को प्लस कर दें तो 900,000 ये टोटल सेल्स आ गई आपके पास। रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या होगा? इस टोटल सेल्स के अंदर से ये जो कैश सेल्स है ये 300,000 की है, इसको माइनस कर दें, क्योंकि रिसीवेबल टर्नओवर के लिए जो हम सेल्स इस्तेमाल करते हैं वो क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो क्रेडिट सेल्स और रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या होगा कि क्रेडिट सेल्स को आप ऊपर रखें, डिवाइड कर दें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि एक ही दिया हुआ है तो उसी को रख दें 600,000। और क्रेडिट सेल्स लीजिएगा, याद रखिएगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके पास 1.13.0434 ये आ गया। और आपको डेज़ के अंदर निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, डेज़ में आपको चाहिए, तो डेज़ में निकालने का फार्मूला ये होता है कि 365 को जो डेज़ होते हैं ईयर के उसको इस टाइम्स के अंदर जो आया है उससे डिवाइड कर दें। तो 365 डिवाइडेड बाय 13.0434, तो ये 27.98 आता है, जिसको आप 28 राउंड ऑफ करके 28 डेज, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल से आपका कलेक्शन है वो 28 दिन के अंदर होता है, कस्टमर से पैसा आता है। तो 900,000 टोटल सेल्स 900,000 है, और जो ट्रेड रिसीवेबल इन डेज हमने आपको निकाल के बताया 28 डेज बनता है। तो फिर बी चॉइस जो है राइट चॉइस आपकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस है आपकी। 22 में आते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी शोड द फॉलोइंग, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन है। आपको करंट लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, इंटरेस्ट पेड, और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज $23,000 के $23,000 का प्रॉफिट अर्न किया। बट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न कितना आपको मिला है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या होता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी ये दी हुई है और इसमें जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसको प्लस कर लें। तो ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 40,000 है, तो 40,000 आपका ये आ गया, 120,000 ये हो गया, 10,000 इसके अंदर 46,000 प्लस कर दें तो ये 216,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को और शेयर होल्डर्स इक्विटी को प्लस करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, या फिर टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो फिर हमने इस तरीके से निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऑपरेशनल प्रॉफिट को आप निकालें। ऑपरेशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,000 है, इसके अंदर इंटरेस्ट आप माइनस कर आएँ, इंटरेस्ट को प्लस कर लें, क्योंकि ऑपरेशन से जो प्रॉफिट एक्चुअली आपने कमाया वो 34,000 प्रॉफिट आपने अर्न किया, उसमें से इंटरेस्ट आपने पे किया 11,000, तो ये 23,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
तो जब भी ऐसा कोई आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना हो और ये फिगर्स आपको दी हुई हो तो ऑपरेशनल प्रॉफिट लीजिएगा अगर दिया हुआ हो। जैसे देखें मैंने प्लस करके ऑपरेशनल प्रॉफिट निकाला, इस ऑपरेशनल प्रॉफिट को आप ऊपर रख दें और डिवाइड कर दें आप जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड 216,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो 34,000 डिवाइडेड बाई 216,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 you get 15.74%। तो ये 15.74% आप देख रहे होंगे कि सी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की जो राइट चॉइस बनती है फिर सी चॉइस आपकी बनती है और लॉजिक क्या है वो हमने एक्सप्लेन करा यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आ जाए, विच आइटम इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, कौन सा आइटम इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो देखें कैरिज इनवर्ड जो है परचेजेस के अंदर प्लस होगा और परचेजेस जो है वो एक्चुअली मटेरियल है, मटेरियल डायरेक्ट जो आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें आता है, तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। प्रोडक्शन मटेरियल्स तो खुद डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी और उसी में ये कैरिज इनवर्ड भी जमा होगा। उसके बाद वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर डायरेक्टली काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई आपकी। अलबत्ता वेजेस ऑफ स्टोर्स स्टाफ, स्टोर जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी और स्टोर के स्टाफ को जो आप सैलरी दे रहे हैं वो डेफिनेटली वेजेस दे रहे हैं, वो फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। तीन कॉस्ट होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट लेबर होती है और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर से हटकर जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो एफओएच में जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की जो आपकी चॉइस बनती है वो फिर डी चॉइस बनती है जो दी हुई है उसने। 24 में आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्ट आपको दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग अगर यूज़ करें तो प्रॉफिट दिया हुआ है और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करें तो प्रॉफिट दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज़ द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, कोई ओवरहेड और एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आपको निकालें। देखिए एक चीज़ ध्यान के अंदर रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मेरा एक पूरा लेक्चर भी है इसको, वो भी देख लीजिएगा जाके। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सिर्फ एक होता है कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर पास ऑन होकर नेक्स्ट ईयर चला जाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितनी फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसी साल रिकॉर्ड करते हैं, तो फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है उसका कोई भी एलिमेंट नेक्स्ट ईयर पास ऑन नहीं होता। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अगर आपकी सेल्स और प्रोडक्शन दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों से जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वल होगा। यह बात आप जहन के अंदर रखिएगा। तो जब भी इस किस्म की चीज़ आए आपको निकालने के लिए तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालें इत्मीनान के साथ कि इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो 300, इसीलिए देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा अगर एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि कुछ इसकी जो कॉस्ट है वो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर शामिल होकर नेक्स्ट ईयर चली गई, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सारी जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसी साल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी। इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज़्यादा होगा अगर एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है, जो इस सवाल में मौजूद है। इनका डिफरेंस निकाल लें, 390,780 माइनस 300, उसके बाद 300 और 3,000, 300 और बल्कि 300 और 600 जो है आपके पास ये आ गया और 390,780। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आपने निकाला तो 90,180 ये आपका दोनों का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका 300,600 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट था और 390,700 जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस 90,180 आपके पास आया। इन दोनों का यूनिट्स का भी डिफरेंस निकालने, देखें यूनिट्स क्या है, 60,120 माइनस 54,275 ये आते हैं 5,845। ये यूनिट्स आ गए, ये वो यूनिट्स हैं क्योंकि ओपनिंग के अंदर भी फिक्स कॉस्ट होगी और क्लोजिंग के अंदर भी फिक्स कॉस्ट होगी। इनका जो डिफरेंस है एक्चुअली वो नेक्स्ट ईयर पास ऑन हो रहा होगा, याद रखिएगा। तो जो भी डिफरेंस है उसको डिवाइड करते हैं, जैसे ये प्रॉफिट का जो डिफरेंस है इसको ये जो यूनिट्स आपने निकाले हैं इससे डिवाइड कर दें आप। एग्जैक्ट 90,180 डिवाइडेड बाय 5,845
यू गेट 15.4243, 428 है तो राउंड ऑफ करते हैं 15.43। ये जो $15.43 है ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का रेट है, और ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट है जो एंडिंग इन्वेंट्री में शामिल होकर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर नेक्स्ट ईयर चला गया, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें ये प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में 300,600 जो था ये तो देखें कम था, और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें 300 ये जो आपका 390,780 जो आया है वो ज़्यादा था। ये जो डिफरेंस है वो इसीलिए था क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री जो मैंने आपको बताया उसके अंदर कुछ कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट फॉरवर्ड होके आगे चली गई तो हमने रेट निकाल दिया। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे डी चॉइस हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो राइट चॉइस आपकी बनती है वो डी बनती है। और लॉजिक मैंने बताई, याद रखिएगा, ये बार बार पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। बिजनेस हैज़ टोटल फिक्स कॉस्ट $240,000 कि बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है वो $240,000 थी फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्ट्स हैव ए यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ $25 पर यूनिट एंड अ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट $15। हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के करने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए होंगे। तो ब्रेक इवन का फार्मूला ये होता है कि सेलिंग प्राइस 25 है, इसमें से सेलिंग प्राइस, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपकी 15 दी हुई है, तो 10 आपका CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जब आप निकालते हैं तो ब्रेक इवन निकालने का तरीका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को ऊपर रख दें, डिवाइड कर दें CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है 240,000, इसको डिवाइड कर दें CM 10 है आपका, तो व्हाट यू गेट 24,000 यूनिट्स आपको चाहिए हैं। अगर 24,000 यूनिट्स बिकेंगे तो आप ब्रेक इवन पर आ जाएंगे, और 24,000 यूनिट्स जो हैं वो डी चॉइस के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो यू कैन सेफली से कि आपकी डी चॉइस 25 के अंदर जो डी चॉइस है वो फिर आपकी राइट चॉइस है। और लॉजिक मैंने फार्मूला बताया ब्रेक इवन की। सेल ब्रेक इवन किस तरीके से निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नीचे रखते हैं, फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखते हैं, और इस तरीके से आ गया। 26 है द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये जो टेबल है इसमें इंफॉर्मेशन है बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 8,000 है और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर जो आवर्स जो हैं वो 7,500 है। बजटेड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 104,000 ये बजटेड ओवरहेड है और एक्सपेंडिचर है, और बजटेड लेबर आवर्स जो हैं 8,000 है। तो पहले तो स्ट्रेट डिवाइड करके रेट निकाल लें आप खामोशी के साथ। तो ये $13 पर लेबर आवर्स जो है वो रेट आ गया आपका। ये एक्चुअल ओवरहेड आपको दिए हुए हैं, और एक्चुअल आवर्स जो हैं वो 7,500 है। तो जो रेट निकाला है उसको 7,500 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 97,500 ये आपका पास अप्लाइड ओवरहेड जो आपने प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाइड किया है वो इतना करा है 97,500, वेयर एज जो एक्चुअल है 112,500 है। 112,500 जो है वो एक्चुअल है। इसका मकसद है 15,000 आपने प्रोडक्शन के ऊपर अंडर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड क्योंकि एक्चुअल आपका देख रहे हैं एक्चुअल ज़्यादा हो गया तो आपने प्रोडक्शन पे कम अप्लाई करा, तो अंडर अप्लाइड है। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं ये अंडर अप्लाइड है, और उसकी रीज़न शायद ये है कि आपने एक्सपेक्टेड था कि 8,000 आवर्स काम करेंगे, 7,500 आवर्स जो है वो आपने काम करा, तो अंडर अप्लाइड है 15,000 अंडर अप्लाइड। अंडर रिकवर्ड का मकसद है डी, अगर आप डी चॉइस देखें तो डी के अंदर 15,000 अंडर रिकवर्ड। तो ये जो 26 है 26 के अंदर डी चॉइस जो है वो आपकी राइट होगी। अंडर रिकवर्ड जो मैंने आपको कैलकुलेट भी कराया है क्योंकि आपने जो अप्लाइड किया है प्रोडक्शन पे वो $97,500 किया है, और जो एक्चुअल है $112,500 है। तो ये फिर डी चॉइस आपकी हुई और आपकी समझ में आया। बड़ा सिंपल है, देखें रेट कैलकुलेट कर लें, रेट कैलकुलेट करके उसको एक्चुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअल आ जाए, वो अप्लाइड आ जाएगा, उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लें। अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो अंडर अप्लाइड है, अगर एक्चुअल कम है तो ओवर अप्लाइड है।
क्वेश्चन नंबर 27 में आए, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ ए टिपिकल टेलीफोन इनवाइस। टेलीफोन इनवाइस में क्या होता है, एक तो वो लाइन रेंट लेते हैं आपसे टेलीफोन का, और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितनी कॉल्स करेंगे आपकी आएगी। तो नॉर्मली ये जो है ना सेमी वेरिएबल होती है, याद रखिएगा। सेमी वेरिएबल देख भी रहे होंगे कि इस लेवल तक ये फिक्स्ड है और उसके बाद कॉस्ट चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इस सर्टेन लेवल तक ये फिक्स्ड है, ये आपका लाइन रेंट है जिसे आप कहते हैं, और बाकी आपकी कॉल्स हैं जितनी आप कर रहे हैं इसका रेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसमें कुछ पार्ट जो है फिक्स होता है लाइन रेंट का, और बाकी मीटर जो लाइन रेंट है आपका वो आपको फिक्स देना पड़ता है, और बाकी कॉल्स के वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल ये कॉस्ट का पैटर्न है और आपको नज़र भी आ रहा है इस चार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बी जो है वो राइट चॉइस आपकी बनती है। 28 आते हैं, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट। कौन सा लिमिटेशन ऐसा है जो मार्जिनल कॉस्टिंग पे अप्लाई होता है। फाइनेंस कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो ये तो सही बात है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो अकाउंटिंग का उसूल है कि फाइनेंस कॉस्ट को नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में शामिल नहीं करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द लिमिटेशन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अब अगर एक सर्टेन लेवल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट चेंज भी हो रही है तो ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम वेरिएबल रेट से ही खेलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह सब निकालते हैं। तो ये भी लिमिटेशन नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग की। सम कॉस्ट में भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जहाँ के प्रॉब्लम्स होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन में, क्योंकि स्ट्रेट कोई भी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल, बहुत कम कॉस्ट होती हैं जो स्ट्रेट वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। ये सेमी मिक्स टाइप की कॉस्ट होती हैं जिनको अलग करना समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये फिर आप देखें तो थर्ड डी जो है, डी के अंदर थर्ड ओनली लिखा हुआ है, और थर्ड जो है वही एक्चुअली इसका राइट आंसर है। तो थर्ड के अंदर जाके डी पार्ट जो है वो फिर आपकी राइट चॉइस है, डी। 29 में आते हैं, प्रोडक्ट हैज़ ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $31.32 पर यूनिट। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर $993,600। When production is 13,000 units, the margin of safety is 5,000 units। कि जब प्रोडक्शन 13,000 यूनिट्स थी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 था। इसका मकसद है ये कंपनी 8,000 यूनिट्स के ऊपर ब्रेक इवन करती है, क्योंकि ब्रेक इवन और एक्चुअल सेल्स जो है उसका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, याद रखिएगा। जो आपकी एक्चुअल सेल्स है और जो आपकी ब्रेक इवन है इनका फ़र्क। तो प्रोडक्शन जब आप 13,000 यूनिट्स कर रहे थे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 5,000 था। इसका मकसद है 8,000 यूनिट्स के ऊपर आप ब्रेक इवन कर रहे थे और आपकी सेल्स जो है वही 13,000 यूनिट्स थी। तो इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आपका 5,000 यूनिट्स है। अब इसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप निकालें तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो हम निकाल लेते हैं। 8,000 यूनिट ब्रेक इवन के हैं, इस 8,000 को मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाई 31.32। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 31.32 से मल्टीप्लाई करें 250,560, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और फिक्स कॉस्ट उसने सवाल के अंदर आपको दी है वो है 93,000, देख रहे हैं 93,600। तो 93,600 आप इसके अंदर प्लस कर दें तो ये 344,160 ये टोटल कॉस्ट बनती हैं। इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें ब्रेक इवन यूनिट से, वो है 8,000। डिवाइड कर दिया आपने 8,000 से तो यू गेट 43.02। ये 43.02 अगर आप 8,000 यूनिट्स को 43.02 से बेचें जो सी के अंदर आपको दे रहा है, तो 43.02 से जब आप इस माल को बेचेंगे तो आपके पास $344,160 आएंगे और यही टोटल कॉस्ट है आपकी। तो यहाँ पर ब्रेक इवन हो जाएगा कि ना आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे ना लॉस कमा रहे होंगे। तो दिस इज़ द होल लॉजिक कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फर्स्ट, और टोटल कॉस्ट करके ब्रेक इवन यूनिट से डिवाइड कर दें तो फिर आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 30 के अंदर आते हैं, वाई इज प्लानिंग इंपॉर्टेंट टू ए बिजनेस। के प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर, टू इंश्योर दैट द बिजनेस ऑलवेज मेक्स ए प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात है कि प्लानिंग से आप हमेशा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आप कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन हमेशा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। टू इम्प्लाई द करेक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप प्लानिंग करते हैं कि आपको यार राइट
नंबर ऑफ़ पीपल कितने आपको अपने बिजनेस में चाहिए हैं, तो ये प्लानिंग का बिल्कुल पार्ट हो सकता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री। कि आप रिड्यूस करते हैं इस रिस्क को कि यार इन्वेंट्री आपकी कम ना हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आप इसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो 2 एंड 3 जो है वो आपका सही है, और 2 एंड 3 सी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये 2 एंड 3 सी में है, तो 30 जो आपका क्वेश्चन है इसकी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस बनती है। तो ये फिर हमारा पेपर आज का कंप्लीट हुआ, और 2017 अक्टूबर नवंबर भी ख़त्म हो गया, आपका पेपर भी बिल्कुल करीब है। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम, कि आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स ये में यू विल बी गेटिंग इन योर एग्ज़ाम्स A+। होपफुली इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इंशाल्लाह अच्छा होगा सब कुछ आपके साथ। और इसके बाद मैं थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड A लेवल अकाउंटिंग के जो पेपर्स हैं उनको भी मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है जैसे जैसे वैसे मैं रिकॉर्ड कराऊंगा, ताकि A लेवल के अंदर आप लोग डेफिनेटली AS लेवल क्वालिफाई करके A लेवल में जाएंगे तो रेफ़र कीजिएगा। इसके अलावा O लेवल का बहुत मटेरियल है जो मैंने रिकॉर्ड कराया है, AS लेवल भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम मटेरियल अपने दोस्तों में भी स्प्रेड करें, इसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लोगों तक पहुँचाएँ इस नॉलेज को। क्योंकि बच्चे जो है नॉर्मली पेपर्स के अंदर, कंसेप्ट्स के अंदर उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर ये तमाम चीज़ें उनको मिल जाती हैं तो दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ द बेनिफिट्स। तो इस जो हम नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं इसमें अपना शेयर भी आप डालें। एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।